Hello friends, welcome to our TechSarge YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates to our videos. And आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 43 BH ऑफ इनकम टैक्स जो रिलेटेड है आपका MSME रूल से भी। MSME रूल आपने सुना होगा 15 डेज और 45 डेज का जो भी क्रेडिट वाला नया रूल आया है, तो उसी से रिलेटेड हमारा ये सेक्शन 43 BH है। इसमें एक क्लॉज ऐड हुआ है विच इज़ क्लॉज H। तो इसमें कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट्स हैं MSMEs को जो कि आपका डिसअलाउड हो जाएंगे जब भी आप अपना टैक्स ऑडिट फाइल करेंगे, ITR फाइल करेंगे। तो वो किस केसेस में, किस कंडीशंस में आपकी वो डिसअलाउड होगी, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि MSME क्या होता है। MSME यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे माइक्रो एंटरप्राइजेस आपका हो गया जिनकी टर्नओवर जो है 5 या उससे कम है, 5 करोड़ या उससे कम अगर आपकी टर्नओवर है तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस में आओगे। या आपका जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो अगर आपका 1 करोड़ के इक्वल है या उससे कम है तो हम आपको माइक्रो एंटरप्राइजेस में टर्म करते हैं। और इसी में स्मॉल एंटरप्राइजेस जब हम देखते हैं तो उसमें ये लिमिट जो है, टर्नओवर की जो लिमिट आपकी 50 करोड़ हो जाती है। यानी कि आपका 50 करोड़ या उससे कम टर्नओवर है तो या 5 करोड़ से अबव, ऑफ कोर्स 5 करोड़ से अबव है और 50 करोड़ तक है तो आप स्मॉल एंटरप्राइज है। सेम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अगर आपका 1 करोड़ के ऊपर है और 10 करोड़ तक है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस में आते हो। उसके बाद मीडियम एंटरप्राइजेस का होता है, लेकिन यहाँ पे इस रूल में मीडियम एंटरप्राइजेस हमारा कवर नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम माइक्रो और स्मॉल की एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख रहे हैं। तो ये था आपका माइक्रो और स्मॉल आप कब माने जाते हो, कब आपका एंटरप्राइज जो है वो माइक्रो एंटरप्राइज होता है या स्मॉल एंटरप्राइज होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पेमेंट टर्म्स, यानी कि जो ये MSME का नया रूल है 1545 डेज वाला, ये एक्चुअल में है क्या। तो ये है कि जब भी आप किसी भी MSME वेंडर अगर आपका है, आपने उससे कोई भी सप्लाई मतलब सर्विस ली है या आपने गुड्स लिए हैं, तो अगर आपसे उनका रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है, मतलब उनके साथ आपने रिटर्न एग्रीमेंट किया है, तो आप उनको 45 डेज में आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका उनके साथ कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो फिर उस केस में आपकी जो ड्यू डेट बन जाती है उनको पे करने की, वो 15 डेज बन जाती है। फिर उनको आपको 15 डेज में पे करना होता है। अगर आप इन ड्यू डेट के अकॉर्डिंग पे नहीं करते अकॉर्डिंगली, तो फिर आपका इस फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, जब भी आप अपना ITR फाइल करेंगे या टैक्स ऑडिट फाइल करेंगे तो वो पेमेंट जो आपने ड्यू डेट के बाद करी है वो आपका डिसअलाउड हो जाएगी और वो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अलाउ की जाएगी आपको। ये एप्लीकेबिलिटी जो है सेक्शन की 43 BH की, ये आपका 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। तो यानी कि ये जो पीरियड खत्म हो रहा है आपका 31 मार्च 2024 को, इस फाइनेंशियल ईयर में जब आप आगे अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपको डिसअलाउड एक्सपेंसेस का डालना पड़ेगा। जिनको भी आपने 31 मार्च तक पेमेंट नहीं करी है अगर विद इन ड्यू डेट, तो उनका आपको डिसअलाउड में डालना पड़ेगा। उस पर आपको प्रॉफिट में एड बैक हो जाएगा और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 15 और 45 का कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि आपका बिल है जो मान लो 1 फरवरी को आपने इशू किया और उसकी ड्यू डेट हमने 17 मार्च ली है और एक्चुअल पेमेंट आपने करी है 28 मार्च को। तो यानी कि आपने ये ड्यू डेट के बाद करी है, लेकिन आपने 31 मार्च से पहले इनको पे कर दिया है, तो इसका आप डिडक्शन जो है क्लेम कर लेंगे 23-24 में ही। अब सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, जैसे आपने बिल जो है आपका 1 फरवरी को है और ड्यू डेट आपकी इसकी है 17 मार्च की, लेकिन आपने इनको पे किया है 15 मई को, विच इज़ आफ्टर 31 मार्च, यानी कि इस पीरियड के एंड होने के बाद आप पे कर रहे हैं। तो उसकी डिडक्शन जो है आप इस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न जब फाइल करेंगे तो उसमें नहीं लेंगे, उसको हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। और नेक्स्ट ईयर की जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तब उसका हम जो भी एक्सपेंस है वो क्लेम करेंगे। उसके बाद आपका थर्ड एग्जाम्पल में है कि 20 फेब का आपका कोई भी बिल है जिसकी ड्यू डेट ही आपकी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पड़ रही है, यानी कि 5 अप्रैल 2024, आफ्टर 31 मार्च इसकी ड्यू डेट आपकी जा रही है। उस केस में आपने एक्चुअल पेमेंट जो है वो 2/4 को कर दी, तो आप 23-24 में इसका क्लेम कर सकते हैं एक्सपेंस। यही नेक्स्ट सेम में अगर आप ड्यू डेट के बाद पे कर रहे हो तो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको क्लेम करोगे। तो ये था कुछ एग्जांपल्स जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको किसी भी पर्टिकुलर बिल की कब तक पेमेंट करनी है, जिससे आप करंट फाइनेंशियल ईयर में ही उसका एक्सपेंस क्लेम कर पाओ। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स इसमें जो कि हमने नोटिस किए कि क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए।
तो उनमें है कि क्रेडिटर्स जो है वही आपके सिर्फ इसमें एमएसएमई के लिए काउंट नहीं होंगे जिन्होंने उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑब्टेन कर रखा है, बल्कि ऐसे क्रेडिटर्स जिन्होंने एमएसएमई के लिए अप्लाई नहीं कर रखा लेकिन उनकी जो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो आपकी लिमिट, मतलब जो लिमिट स्पेसिफाइड हैं उन्हीं कंडीशंस को अगर वो फॉलो करते हैं, वो बेसिकली आपकी 5 और 1 करोड़ वाली, तो भी वो एमएसएमई में ही माने जाएंगे और उनकी पेमेंट्स पे भी आपका सेम रूल ये फॉलो होगा। तो आपको पहले उनका ये भी कंडीशंस चेक करनी है, भले ही उन्होंने एमएसएमई नहीं ले रखा हो। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एमएसएमई जो है आपका तीनों तरह के, यानी कि ट्रेडर भी ले सकते हैं, सर्विस वाले, और जो भी गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं वो सब आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट जो ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन ये जो रूल और ये जो डिसअलाउड वाला सेक्शन है ये आपका स्पेसिफिकली सर्विस प्रोवाइडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर एप्लीकेबल है, ये आपका ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो एमएसएमई के एक्ट में जो एंटरप्राइज की डेफिनेशन है उसमें ट्रेडर्स को वो नहीं काउंट करते, बट एमएसएमई आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि हमें लगा आपको पता होने चाहिए एमएसएमई रूल और सेक्शन पता होने के बाद भी। तो आप भी अपनी ड्यू डेट्स चेक करके 31 मार्च से पहले जो भी आपके बिल्स हैं वो आप क्लियर कर दीजिए, ताकि आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जब रिटर्न फाइल करें तो आप वो एक्सपेंस क्लेम कर पाए। अदरवाइज आपको डिसअलाउड करने पड़ेंगे, वो आपके प्रॉफिट में ऐड बैक होंगे और उस पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। लेटर ऑन आप जब नेक्स्ट ईयर की फाइलिंग करेंगे तब आप वो एक्सपेंस क्लेम कर पाओगे। तो आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा अब आपको कब पेमेंट करनी है किस बिल की, और एमएसएमई आपको कैसे देखना है कि सिर्फ एमएसएमई जिन्होंने ऑब्टेन कर रखा है वो नहीं, बाकी अदर क्रेडिटर्स भी जो इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एट अर्लीस्ट। थैंक यू।